2023 में ग्रामर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रामर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि 61 से, ठीक है, और 67 तक, 61 से 67 तक जो क्वेश्चन दिया है आप लोग ध्यान से समझेंगे, सब लोग ध्यान से समझेंगे। पढ़ना है मन लगाकर 1 माह, बात समझ रहे हैं ना, और 1 माह के बाद एग्जाम होगा, उसके बाद से भर पेट बात करना है, बात समझे कि नहीं। चलिए देखिए डायरेक्शन क्या कह रहा है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे। डायरेक्शन मीन्स निर्देश होता है, तो निर्देश कह रहा है ना कि 61 से 67 तक, 61 से 67 तक, आसिया इधर ध्यान दो, 61 से 67 तक आपका मिस स्पेल्ट वर्ड है। क्या है? स्पेल्ट वर्ड है। स्पेल्ट वर्ड का मतलब है कि गलत शब्द दिया हुआ है और आपको इसमें से करेक्ट जो वर्ड है ना उसको चुनना है। गलत आपको वर्ड दिया हुआ है, आपको सही शब्द का चुनाव करना है, इसमें किसका स्पेलिंग सही है। अब आप जानते हैं कि एक वर्ड होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन। स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है? कथन। आप याद रखिएगा स्टेटमेंट का एक सिनोनिम्स होता है नारेशन। नारेशन, जो मीनिंग नारेशन का होता है वही मीनिंग स्टेटमेंट का होता है, बात समझ में आया। जो मीनिंग नारेशन का होता है वही मीनिंग स्टेटमेंट का होता है। बताइए स्टेटमेंट कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसका स्पेलिंग STATMENT है? बताइए कौन है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है ना। देखिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है? STATEMENT। स्टेटमेंट मतलब, स्टेटमेंट मतलब कथन होता है, याद रहेगा आप लोगों को। और नारेशन मतलब ही क्या होता है? कथन होता है। बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ टी के बाद देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है जो कि क्या है? गलत है। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। सही क्या होगा? सी होगा। स्टेटमेंट का स्पेलिंग बताएंगे STATEMENT। स्टेटमेंट मतलब कथन। अच्छा इसके पहले 2024 में भी आपको मिस स्पेल्ट वर्ड मिला था ना, तो मिस स्पेल्ट वर्ड आपकी सिलेबस है जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। एनवायरमेंट का स्पेलिंग, गवर्नमेंट का स्पेलिंग, कमिटी का स्पेलिंग, ग्रामर का स्पेलिंग, स्टेटमेंट का। एक होता है आइडलनेस। क्या होता है बाबू? आइडलनेस होता है। अच्छा आइडलनेस का मतलब होता है आलस्यपन। आलस्यपन, आलसी जो व्यक्ति होता है ना उसको आइडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलसी को क्या कहा जाता है? आइडल। तो यहाँ पे आप देखिएगा अरे बाबू आइडल, यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। अच्छा आइडलनेस का मतलब क्या होता है? आइडलनेस का मतलब होता है आलसीपन। आलसीपन मतलब जिस व्यक्ति के अंदर क्या होता है? आलस्य होता है। क्या होता है? जिसको आप लेजीनेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लेजीनेस मतलब क्या होता है? आलसीपन। आप याद रखिएगा एक आइडियल होता है। क्या होता है बाबू? आइडियल। तो आइडियल का अर्थ आदर्श होता है। आइडियल का अर्थ क्या होता है? आदर्श होता है। लेकिन ये आइडलनेस है। क्या है? आइडलनेस। स्पेलिंग बताइए। IDLENESS। इसका अर्थ क्या होता है? आलसीपन होता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड आपका है, नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए नेक्स्ट वर्ड है सीगे। देखिए ये सीगे जो वर्ड है ना इसका अर्थ होता है घेराबंदी। इसका अर्थ क्या होता है? घेराबंदी। इसका स्पेलिंग होता है SEIGE। इसका अर्थ क्या होगा? घेराबंदी, जिसको आप बाउंड्री कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? बाउंड्री होता है ना। जैसे आप देखते हैं कि कोई जमीन या कोई चीज होता है उसका क्या होता है? बाउंड्री होता है। तो बाउंड्री का हिंदी क्या होता है? घेराबंदी। और सीगे का अर्थ भी क्या होता है? घेराबंदी। एक दूसरे के ये सिनोनिम्स होते हैं। अब एक बात समझिएगा, एक वायलेंस होता है, एक नॉन वायलेंस होता है। वायलेंस और नॉन वायलेंस, ठीक है। वायलेंस का स्पेलिंग बताइए क्या होता है? VIOLENT, वायलेंट, ठीक है। वायलेंट, वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा, सॉरी हिंसा। वायलेंट का अर्थ क्या होता है? हिंसा। और नॉन वायलेंस का अर्थ होता है अहिंसा। तो हिंसा जो होता है ना इसको हम लोग वायलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वायलेंट कहते हैं। और वायलेंट का स्पेलिंग क्या होता है? VIOLENT। एक होता है नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट का अर्थ होता है अहिंसा।
अहिंसा, यानी मार काट झगड़ा लड़ाई को हम लोग हिंसा कहते हैं। मार काट झगड़ा लड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? हिंसा। तो हिंसा को हम लोग बोलते हैं वायलेंट। ठीक है, अगर तुम साइलेंट नहीं रहोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? वायलेंट हो जाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड कह रहा है हैंडसम। हैंडसम, आप जानते हैं कि जो हैंडसम का जो प्रयोग होता है वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, मतलब मेल के लिए होता है। हैंडसम कभी भी किसके लिए लगेगा बाबू? हैंडसम जब भी लगेगा, हैंडसम जब भी लगेगा तो किसके लिए लगेगा? मेल के लिए। अच्छा, मेल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? बताइए, मेल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हैंडसम का। हैंडसम मीन्स क्या होता है? हैंडसम मतलब सुंदर। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेल के लिए किया जाता है। तो आप बताइए हैंडसम का स्पेलिंग क्या होता है? HANDSOME। हैंडसम का प्रयोग किसके लिए होता है? मेल के लिए। इसका अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है बाबू? सुंदर होता है। अच्छा, ब्यूटीफुल मतलब ही तो सुंदर होता है। ब्यूटीफुल मतलब ही सुंदर होता है, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। अच्छा, ये हैंडसम और ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहलाते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को शॉर्ट में ADG से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा हमारा हैंडसम का वो क्या होगा? HANDSOME। हैंडसम का मतलब सुंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहलाएगा बाबू? ये एडजेक्टिव कहलाएगा। तकिया का नाम सुने आप लोग? तकिया, जिसको आदत पड़ जाती है तकिया लगाने की, जिस दिन तकिया नहीं मिलता उस दिन नींदे नहीं आती। आप लोग आदत है तकिया का? तकिया को इंग्लिश में पीलो कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलो। हाँ, समझ रहे हैं ना? देखिए, तो पीलो का जो स्पेलिंग होता है वो होता है PILLO। PILLO। पीलो मीन्स क्या होता है? तकिया होता है। PILLO। पीलो मीन्स होता है तकिया। तकिया याकूब भी है आपका बगल में, बगल में ही है तकिया याकूब, यहीं पे है। आप NH ये जो बाईपास पार करेंगे तो तकिया याकूब आ जाएगा। चलिए देखिए, उधर मेरा स्कूल जांच मिला था इसलिए हमको पता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है बेनिस। बेनिस का मतलब क्या होता है? बेनिस का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को देश से निकाल देना। देश से निकाल देना। देश निकाला को बेनिस कहते हैं। बेनिस का मतलब होता है देश निकाला। तो इसका स्पेलिंग होता है BANISH। BANISH। बेनिस का अर्थ होता है देश से निकाल देना। कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? ये था 61 से कहां तक? 67 तक। 61 से 67 तक जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका था मिस स्पेल्ट वर्ड। कौन सा वर्ड? मिस स्पेल्ट वर्ड। बाबू तुम लोग टाइम काहे खराब कर लेते हो? 7:30 बजे आना है सबको। बात समझ में आ रहा है? 7:30 से पहले आना है, बाद में नहीं आना है। 7:20 तक आ जाना है सबको। आए देखो यहाँ पे बाबू, 7:20 तक सब लोग आ जाएंगे। लेट से कोई नहीं है। 7:20 तक सब लोग आ जाएंगे। और पहले आपका इंग्लिश का क्लास चलेगा, उसके बाद से फिर इंग्लिश में बुक का क्लास चलेगा, उसके बाद फिर हिंदी का क्लास चलेगा। 3 पार्ट में आपका क्लास चलेगा। एक तो इंग्लिश, पहले इंग्लिश ग्रामर का क्लास चलेगा, उसके बाद आपका ये इंग्लिश बुक का क्लास चलेगा, उसके बाद उसका हिंदी बुक का क्लास चलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तीनों को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दें। और ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है। जो एग्जाम में पूछा हुआ है आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है। तो सुनिए, मिस स्पेल्ट वर्ड को आप लोग देखते रहें। मिस स्पेल्ट वर्ड का मतलब कि आपको जैसे कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स होंगे ना उसका स्पेलिंग आपको याद रखना है। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का मतलब होता है जो कठिन शब्द होता है, जटिल शब्द जिसको आप कहते हैं, उसका स्पेलिंग याद रखना है। नहीं होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सही है कि ये सही है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है बाबू? डायरेक्शन कह रहा है कि जो 68 है, कहां से 68 से लेकर 73 तक आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन चुनना है। और ये चीज आपको दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी यहाँ क्वेश्चन आपको पूछेगा स्पीच से, स्पीच का दूसरा नाम
नारेशन। अच्छा, अभी इसका एक सिनोनिम्स आपको बताए थे, स्टेटमेंट। क्या? स्टेटमेंट। तीनों का अर्थ क्या होगा? कथन। याद रहेगा आप लोग को जब नारेशन चैप्टर पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे कि नारेशन का ही सिनोनिम्स क्या होता है? स्पीच, और इसी को स्टेटमेंट भी कहते हैं। बात समझ में आए? वो क्या कर रहे हो? बदमाशी शुरू हो गया बदमाशी। देखिए यहाँ पे यहाँ पढ़ाई करना है, बदमाशी नहीं करना है, ठीक है। आप दोनों चीज चाहिए, बदमाशी भी कर ले पढ़ाई भी कर ले, तो ये संभव नहीं है। खास करके मेरे क्लास में बदमाशी और पढ़ाई दोनों साथ में नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए डायरेक्ट स्पीच ऑफ, ये कह रहा है कि बताइए आप लोग पढ़ेंगे क्या लिखा है? आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज सैड, ठीक है, व्हाई शी वाज सैड। द डायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसका डायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। क्या है? तो आप याद रखिएगा कि आस्क दिया है, इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वाई इसमें होना चाहिए। तो दो चीज तो इंपॉर्टेंट है कि वाई और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सैड होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए ना। बताइए यहाँ आस्क्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है, बोलिए। अब एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा से याद रखिए, इसको माने बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। माने इतना आप दिमाग लगाएंगे, लेकिन ट्रिक अगर आप पकड़ लेंगे ना तो इतना ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं होगा। एक चीज आपको याद रखना है कि कोई भी WH वर्ड आएगा ना तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस करेक्ट नहीं है। बताइए क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे ही ये गलत है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा। जैसे अगर आप कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट के बाद क्या आ गया? आर आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब भी आप कहेंगे, जैसे कहेंगे कि वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर के बाद क्या आ गया? आर आ गया। अच्छा, व्हाट डू यू वांट, तो देखिए इसमें डू आ गया। वेयर डू यू लिव, डू आ गया कि नहीं? तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसके तुरंत बाद क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब है? तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये ऐसे ही सेंटेंस गलत है, और जब सेंटेंस गलत है तो सही वाला सेंटेंस ही इनडायरेक्ट स्पीच, इसका डायरेक्ट स्पीच होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आई है तो यहाँ पे क्या लिख दिए? आई। अच्छा, सैड टू को जब हम इसको डायरेक्ट में बदलेंगे, आस्ट को जब हम लोग डायरेक्ट बदलेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? सैड टू। क्योंकि आप जानते हैं कि जब इन्वर्टेड कमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को हम लोग किसमें बदलते हैं? आस्ट में बदलते हैं। ये नियम होता है कि नहीं होता? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर है तो हर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो वाई है इसके बदले हम डायरेक्ट स्पीच में कमा और इन्वर्टेड कमा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा और इन्वर्टेड कमा का प्रयोग करेंगे। वाई है तो यहाँ क्या लिख देंगे? वाई। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्या है? सी। सी आपका कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। सी थर्ड पर्सन है। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा कि जब ये थर्ड पर्सन है तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यू है तो यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो बताइए हर है तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? सी। सी हुआ। अब बताइए सी के साथ आर लगेगा कि वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? वाज। वाज की वेयर लगेगा। अभी वाज वेयर क्यों लगेगा समझिए। आपको बताए थे जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होता है वो भी चेंज हो जाता है, होता है ना जी। तो यहाँ पे वाज हो गया और यहाँ पे क्या बचा? सैड। यहाँ सैड लिख देंगे, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। आप एक बात याद रखेंगे कि किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप को छोड़कर किसी भी दूसरे पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि जो भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है वह इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा असर्टिव सेंटेंस में लिखा जाता है। किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस। और मैंने आपको बताया था कि द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट एंड्स बाय फुल स्टॉप इज नोन एज द नेम ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पे समाप्त होगा। तो अगर आपसे हम ये पूछें, अगर हम आपसे ये पूछें कि किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा सेंटेंस हो सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? आप याद रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस हो सकता है। डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में, किस स्पीच में बाबू? इनडायरेक्ट स्पीच में एक ही सेंटेंस होगा। उसका नाम क्या है बताओ? असर्टिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव को छोड़कर कोई सेंटेंस नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए,
यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है ना, इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, जैसे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, इसको हमको बदलना है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखिए यहाँ पे देखिए आई वाज गोइंग दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या आई वाज गोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा? बोलो, अरे बोलो ना, आई वाज गोइंग क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? नहीं। यहाँ पे आप वेयर देखकर कंफ्यूज होइएगा कि सर वेयर तो क्वेश्चन वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो बाबू हमार यहाँ पे वेयर कंजंक्शन है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता। बात समझ में आ रहा है? बिना क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब एक बात समझिए, इसको हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आस्क दिया है, तो आस्क जो है वो बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। तो आप याद रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच का पास्ट में होगा तो डायरेक्ट का भी किस में होना पड़ेगा? पास्ट में होना पड़ेगा। डायरेक्ट का भी पास्ट में होना पड़ेगा। क्या विल पास्ट टेंस है? क्या सेज पास्ट टेंस है? अब आपको बच गया दो, कितना बच गया? पहले छांट लीजिए, पहले क्या कर लीजिए? छांट लीजिए गलत कौन है। जब गलत हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे तो सही पकड़ा जाएगा। तब बताइए ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में और ये किस में है? फ्यूचर टेंस में। क्या ये दोनों सेकंड फॉर्म है? नहीं, हमको सेकंड फॉर्म ढूंढना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? मी। तो अब यहीं से पकड़ा गया कि ऑब्जेक्ट हमको यहाँ मी चाहिए ना जी। आप याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है। ऑब्जेक्ट किसका चेंज होता है? जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, ये तो बाहर रहता है ना, ये तो बाहर रहता है। बात समझ में आया? तो यहीं से पकड़ा गया कि भैया जी ये मी होना चाहिए और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हर दिया है, तो ऐसे ही गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब इसको चेंज करके देख लीजिए, रमेश है तो रमेश, सेड टू को किसने बदल दिया? आस्ट में। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। अब बताइए कमा इन्वर्टेड कमा के लिए वेयर। अब आप बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? दो। एक इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है? यस नो सेंटेंस। यस नो सेंटेंस में कमा इन्वर्टेड कमा के लिए इफ और वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ और किसका? वेदर का। और WH कंपाउंड सेंटेंस जब रहता है तो WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बोलिए। WH कंपाउंड सेंटेंस रहेगा, मतलब जो वाक्य वाट से, व्हेन से, वाई से, इस सब से शुरू होगा, तब कमा इन्वर्टेड कमा के लिए वह सेम वर्ड लिख दिया जाता है। कमा इन्वर्टेड कमा के लिए वह सेम वर्ड लिख दिया जाता है। तो यहाँ बताओ वो क्या है? वेयर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेयर लिख देंगे। अब बताइए, अब हमको पर्सन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? पर्सन। बताइए यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी को अब जब सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या होगा? आई होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? आई। अब यहाँ पे बताइए ये टेंस आपका प्रेजेंट टेंस है ना, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस को भी आपको किस टेंस में लिखना है? पास्ट टेंस में। तो आई के साथ क्या लग जाएगा? वाज। गो का V4 बना दीजिए। गोइंग है तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? अरे बोलो ना। डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए 70। नेक्स्ट 70 क्या कह रहा है? 70 क्या कह रहा है बाबू? आप याद रखिएगा कि नारेशन क्लास 10th में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 11th 12th में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें नारेशन आपको जानना ही पड़ेगा। और एक एक चीजों को हमने बहुत बारीकी से आपको नारेशन चैप्टर में बताया भी था। हालांकि फिर हम लोग चूंकि इसमें आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग देखते जाएंगे कैसे चेंज हो रहा है। अगर पहले से भी आप ध्यान नहीं दिए हैं और अभी भी आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजों को आप समझ जाएंगे। तो क्लास में बैठे रहेंगे और घर के बारे में सोचेंगे तो कैसे समझ जाएंगे? चलो यहाँ देखो, घर के बारे में आधा घंटा नहीं सोचना है। जय हो। क्या गला खराब हो गया? कह दो गला खराब हो जाए, हम पढ़ाना अब छोड़ देंगे। अब चलिए छोड़िए पानी। अभी हम पानी या खाना दुनिया दीवाना ढूंढेंगे तो मिलेगा? तब नहीं चाहिए। चलिए हमें सिर्फ शांति चाहिए। क्या चाहिए? उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे सब लोग। अरे बाबू देखिए कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच हमको बताना है। क्या बताना है? डायरेक्ट स्पीच बताना है। अब एक बात समझिएगा बाबू, यहाँ पे देखिए 20 दिया हुआ है।
क्या दिया है? विश। देखिए विश का अर्थ होता है, जैसे आप भी विश करते हैं, सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं या रात को गुड नाइट बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं। अगर कहीं कोई जर्नी वगैरह पे जाता है, कहीं पे ट्रिप पे जाता है, तो आप उसको बोलते हैं ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो? नहीं बोलते हैं। बाबू ये बताइए, यहाँ पे आप विश जो देख रहे हैं ना, सुनिए, तो एक विश होता है, एक प्रे होता है, प्रे होता है, एक होता है कर्स, एक होता है ब्लेस। ऐसे सुनिए, फिर हालत शुरू करिए। देखिए बताइए, आप लोग पढ़िए क्या क्या लिखा है। विश, बताइए विश माने इच्छा या शुभकामना, प्रे मतलब प्रार्थना, और कर्स मीन्स अभिश्राप, और ब्लेस माने आशीर्वाद। तो आप याद रखिए, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आप याद रखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मी से शुरू होता है बाबू। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? मे से। क्या ये दो सेंटेंस मे से शुरू है? ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है। ये शुभकामना को, प्रार्थना को, अभिशाप को और आशीर्वाद को व्यक्त करता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन होता है द सेंटेंस दैट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग विश, ब्लेस, प्रे और कर्स। जनरली दिस सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम मे एंड एंड्स बाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? साइन ऑफ क्या होना चाहिए? एक्सक्लेमेशन। बाकी में कहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिख रहा है तो ऐसे ही ये क्या हो गया? गलत। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे हम सी लिख दिए। अब क्या है? कह रहा है कि मे यू बी हैप्पी, खुश रहो। मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी का अर्थ क्या हो गया? खुश रहो। तो हमने किसी को, अरे बाबू, हमने अपनी इच्छा क्या किया? व्यक्त किया कि खुश रहो। जैसे कोई व्यक्ति आपको नमस्कार, आदाब, प्रणाम करता है तो आप उसको क्या कहते हैं? खुश रहो। इंग्लिश में बोलते हैं मे यू बी हैप्पी। अब यहाँ पे सैड टू को हम लोग बदल दिए किसमें? विश्ड में। ऑब्जेक्ट क्या है जी? मे। आप याद रखिएगा कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा तो टू हट जाएगा। क्या हट जाएगा? टू हट जाएगा। क्या सखी, और टाइमिंग खराब हो गया है मेरा? और ही बरी हो जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो, मेरा टाइम खराब हुआ है। अरे देखिए यहाँ पे, अरे बाबू बताइएगा, ए बताओ ना जी। आप याद रखिएगा, एक नोट याद रखना है, जो 1000 का नोट हो जी। आप याद रखिएगा, दो शब्द आपको याद रखना है, एक प्रे और एक विश। प्रे और विश। जैसे 4 वर्ड बताए ना, क्या क्या बताए? विश। 4 वर्ड बताए। 4 वर्ड में 2 वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता है और 2 वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट लगता है। तो किसके किसके साथ नहीं लगता है? विश और प्रे के साथ। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट गायब हो गया है, हो गया है ना। 2 वर्ड के साथ आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है, एक विश के साथ और एक प्रे के साथ। 2 के साथ आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो अपने मन से करना है, करना है, करना है। बात समझ में? फिर तुम ऐसे कर रही हो ना, हम कर रहे हैं। चलिए देखिए, आप बताइए, अरे बाबू आप लोग बताइए, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा? अब इसमें कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कमा के अंदर रहेगा ना, तो कमा इन्वर्टेड कमा के लिए डैट लगेगा। आपको बताए थे 3 सेंटेंस में डैट लगता है, याद आ रहा है कुछ? 3 सेंटेंस में कमा इन्वर्टेड कमा के लिए डैट लगता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस और तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और 2 सेंटेंस में आपको बताए थे कि जैसे इंट्रोगेटिव और एम्फैटिक सेंटेंस में भी ये लगता है जी। एम्फैटिक सेंटेंस में भी डैट लगता है, समझ रहे हैं? 3 बोले। हाँ तो 5 सेंटेंस को अगर लेंगे तो 3 में लगेगा, 6 को लेंगे तो 4 में लगेगा। एम्फैटिक सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे हो जाता है। अब एक बात बताइए बाबू, ये बताइए, ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। बात नहीं करना है, ये बात याद रखना है कि बात नहीं करना है। बताइए, यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। मी है तो मी को चेंज कर देंगे किसमें? आई में। आप मे को चेंज कर देंगे माइट में। मे को किसमें चेंज कर देंगे? माइट। बताइए मे को किसमें चेंज करेंगे? आपको बताया देना, कैन को वुड में, मे को माइट में, विल को वुड में।
सेल को शुड में चेंज करते हैं ना। आप मे को किस में चेंज करते हैं? यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? तो बी और हैप्पी। ये जो इज लगाया है ना, तो कह रहा है कि इस सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच है, इस सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच है। तो ये इज लगा है इसके साथ, न कि इस सेंटेंस के साथ इज नहीं लगा है। ये कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच है। किसका डायरेक्ट स्पीच है? इसका डायरेक्ट स्पीच है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बस आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71। अच्छा बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 2023 में आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस कि आंसर सही है तो क्यों है। और हमारे परीक्षा में अगर क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा? बुक से आएगा, ये ग्रामर से आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो पहला चैप्टर आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताए थे, माने गलत स्पेलिंग दिया रहेगा, आपको सही बताना है। उसके बाद हम लोग नारेशन चैप्टर देखे। क्या देखे? अभी नारेशन ही देख रहे हैं हम लोग, अभी नारेशन ही देख रहे हैं। चलिए बताइए, 71 का कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो यहाँ देखिए लास्ट में इज दिया है ना, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसका, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो ये तो बहुत आसान है जी। जैसे ही आपको प्लीज दिख जाए, इसका मतलब आप प्लीज का प्रयोग करेंगे तो किसी से क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। आज जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो रिक्वेस्ट का ये रिक्वेस्टेड हो जाएगा ना। तो क्या ये रिक्वेस्टेड है? नहीं है। आस्क्ड रिक्वेस्टेड है? नहीं है, नहीं है, ये है। जब नहीं है पकड़ा जाएगा तो जो बचा वो है। अब देखिए कैसे चेंज होगा, सुनो बाबू कैसे चेंज होगा। पहले हम रोहन को क्या लिख दिए? आज सैड टू को हम लोग इन्वर्टेड कमा के अंदर प्लीज और काइंडली रहने पर, क्या क्या रहने पर, ये दो शब्द आपको दिखेगा, क्या क्या? प्लीज और काइंडली। तब प्लीज और काइंडली के बदले जो ये सैड टू है ना, इसके बदले हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करते हैं। ये रिक्वेस्टेड वर्ड किसके लिए लगा है बताइए? सैड टू के लिए लगा है। किसके लिए लगा है? अच्छा, सैड टू को नारेशन की भाषा में रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग किसमें बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बच गया जी? मी। अब आप याद रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताए थे कि जब इन्वर्टेड कमा के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो दो तरह का कंजंक्शन यूज करते हैं, एक नॉट टू का और एक टू का। आप याद रखिएगा, नॉट टू का प्रयोग निगेटिव के लिए होता है और टू का प्रयोग किसके लिए होता है? अफर्मेटिव के लिए होता है। तो बताइए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। मानना नहीं छोड़ता है तुम लोग। हम सोचते हैं कि कितना बढ़िया से समझा दें, इस सब बीचवा में म्यूजिक मारते रहता है, बैकग्राउंड म्यूजिक। ये सब सोचता है ना कि छोड़ो सर, इतना पढ़ के कौन, इतना पढ़ के क्या होगा, इतना पढ़ के क्या होगा? नहीं जी, आप यूं समझिए कि इतना समझाने के बाद आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो जब आपको ऐसे ही अगर इसका आंसर बता दिया जाए, ऐसे ही आंसर बता दिया जाए, आपसे एक भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में? आप सोचिए कि ये चैप्टर सारा पढ़ाने के बावजूद भी आप पूरा चैप्टर जहां आ रहा है वहां उसको पूरा अच्छे से बता रहे हैं। क्यों? ताकि आपका एग्जाम करीब है, नजदीक है, थोड़ा सा बढ़िया से आपका पेपर चला जाएगा। और आप लोग समझते नहीं है, और उसके बाद हम कोई अगर बद्दुआ दे देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? आज तक हम किसी को अपने हाथ से पीटे हैं? आज तक हम आप लोगों को पीटे हैं? नहीं पीटे हैं। इसीलिए नहीं पीटते हैं कि ऊपर वाला देखे कि आप लोग हमको कितना मजबूर करते हैं। इतना मजबूर करने के बावजूद भी हम आपको नहीं पीटते हैं। तो जिस दिन हम दिल से कोई बात कह देंगे वो लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? इसलिए वैसा शब्द कहने पे मजबूर मत कीजिए जो दिल से आ जाए। दिल से यही है हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए।
बात समझ रहे हैं? और इस चीज के लिए हमें मजबूर नहीं कीजिए कि हमें कुछ अपशब्द बोलना पड़े। बताइए, आप ही लोग सोचिए कि यहाँ दोनों चीज संभव है कि हम यहाँ पढ़ाते रहे या कोई भन बनाते रहे। इसमें होता क्या है ना, जो पढ़ने वाला होता है ना वो भी नहीं पढ़ पाता है। अच्छा, जो भन बना रहा है वो तो भन बनाने ही आया है, पढ़ने नहीं आया है, उसका मकसद ही नहीं है पढ़ना। जो भन बनाने आया है उसका मकसद ही नहीं, वो तो टाइम काट रहा है, किसी तरह से टाइम कट जाए 1 घंटा। बात समझ रहे हैं क्या? ये सब चीज समझने वाला चीज है। बार बार टीचर एक ही बात समझाए, ये सब बहुत बहुत गंदा आदत है। ये सब डेली एक बात समझाया जाए। आप लोग जिंदगी में 2-3 साल आपको मिला है अच्छे से पढ़ाई कर लेने के लिए, उसके बाद से आपका रोल नंबर कितना ये भी पता नहीं चलेगा। एग्जाम के दिन देखिएगा, अरे यही रोल नंबर है मेरा। इंटरमीडिएट तक लड़का पढ़ाई जो करता है ना वो सीरियसली पढ़ाई होता है, माने क्लासरूम में बैठ करके टीचर का डांट सुन करके, टीचर का भाषण सुन करके पढ़ाई करना पड़ता है। आज जैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाइएगा तो समझिए कि ना टीचर से भेंट होगा, ना क्लासरूम से, ना बेंच से। माँ बाप को भी नहीं पता रहेगा कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बात समझ रहे ना? टाइम काटना होता है, वो टाइम कटता नहीं है। दिन भर घर में रहना है, कितना मोबाइल चलाइएगा। 3 साल आप मान लीजिए ग्रेजुएशन में 3 साल आपको 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। 3 साल अगर आपको घर पे रख दिया जाए कोठरी के अंदर तो आप उब नहीं जाएंगे। तो वो भी दिन आएगा जब आपको बहुत टाइम मिलेगा टाइम काटने के लिए, लेकिन नहीं कटेगा। तो अभी आपके पास जो समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, उसका इम्प्लीमेंट कर लीजिए। यही नॉलेज आगे आपको काम करता है। बात समझ रहे हैं? इंटरमीडिएट तक का जो पढ़ाई होता है वही आगे चल करके आपको क्या करता है, काम करता है। क्योंकि इसमें टीचर आपको डांट करके उल्टा सीधा बोल करके पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आज तक बच्चा कर रहा है ना, ऑनलाइन क्लास सक्सेस कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। उसका रीजन आपको बताते हैं। वहां पे कोई गाइड करने वाला आपको है, कोई टीचर आपको मोबाइल में से डांट भी देगा तो आपको क्या असर पड़ने वाला है? कोई असर पड़ने वाला है? अच्छा, आप क्या करते हैं ना, जैसे ऑनलाइन अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं ना, तो उसमें देखिएगा क्या होगा, बच्चे मेंटली पैरालाइज हो जाएंगे। मेंटली पैरालाइज का मतलब समझ रहे हैं? मतलब देखेंगे सब कुछ, समझेंगे सब कुछ, लेकिन बोल कुछ नहीं पाएंगे। रीजन क्या होगा कि जैसे आप लोग इस चीज को देखिएगा कि आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन स्टेज पर जाकर के 5 लाइन बोलना होता है तो आपका सारा नॉलेज गुल हो जाता है कि नहीं? बोल पाते हैं 2 लाइन भी सही से बोल पाते हैं नहीं? क्यों? क्योंकि आपने बोलने का कभी प्रैक्टिस नहीं किया, बोलने का कोई प्रैक्टिस नहीं किया। आपसे 5 लाइन अगर कहा जाए लिखने के लिए तो आप लिख दीजिएगा, आराम से लिख दीजिएगा, लेकिन कह दिया जाए 5 लाइन आकर के यहां से बोलना है आपको तो नहीं बोल पाइएगा। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, लड़का केवल नयन सुख करता है। नयन सुख समझते हैं ना, माने केवल आंख से सारा चीज देख रहा है, सारा चीज समझ रहा है, लेकिन क्या उसका प्रयोग जुबान से कर रहा है? तो क्या होगा, वो मेंटली पैरालाइज हो जाएगा, उसका जुबाने काम नहीं करेगा, तो सब कुछ लकवा मार देगा। ऐ चलो छोड़ो बाबू, है देखिए, ये समझ में आ गया आप लोग? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका डी होगा? अब हम देखेंगे तब ना डी होगा, ऐसे ही थोड़ी हम कह देंगे कि डी होगा। चलिए, अच्छा डी होगा तो उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए क्यों डी होगा। बोलिए। हाँ कर दीजिए बराबर। देखिए यहाँ पे बाबू बताइए, ध्यान दीजिए, कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच, और लास्ट में क्या दिया है? इज। अब सुनिए यहाँ पे ये वर्ड आप बताइए क्या लिखा हुआ है? ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? रूइंड। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे इसको? रूइंड पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है बर्बाद होना, बर्बाद होना, बर्बाद होना। सुनिएगा, रूइंड का अर्थ होता है बर्बाद होना। हाय मैं बर्बाद हो गया। अल्लाह का अर्थ होता है हाय, हाय मैं बर्बाद हो गया। किसी ने कहा कि हाय मैं बर्बाद हो गया। अब आप बताइए कि सबसे पहले बताइए इसका क्या बताना है आपको? इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे बताइए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होना चाहिए? आप बताइए, ही सैड विद सौरव लिखिएगा ना, तो आप याद रखिएगा कि जब इसका नियम समझिए क्या होता है। इस सेंटेंस का नाम होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या नाम होता है बाबू? इस सेंटेंस का नाम क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है ना, ध्यान से समझेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद में चेंज किया जाता है। किस में चेंज किया जाता है? एक्सक्लेम्ड विद में। इसमें सैड का प्रयोग नहीं होता। इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो इसको एक्सक्लेम्ड विद में चेंज किया जाता है।
किसमें चेंज किया जाता है? एक्सक्लेम्ड विद में। बताइए क्या ये पास्ट टेंस में है? क्या ये पास्ट टेंस में है? लेकिन ये पास्ट टेंस में है कि नहीं? बताइए। एक्सक्लेम्ड में आप यहां देख सकते हैं ईडी है, तो ये पास्ट टेंस है। तो एक्सक्लेम्ड विद सही होता है, सैड के साथ विद का प्रयोग नहीं होता, एक्सक्लेम्ड के साथ विद का प्रयोग होता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति बर्बाद होगा तो उसको खुशी होगी कि दुख होगा? आप याद रखिएगा, दुख हमेशा विसर्ग के साथ लिखा जाता है, हमेशा विसर्ग के साथ। दुख जब भी लिखिएगा तो विसर्ग होगा। पूछेगा कि दुख कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। कौन संधि है? संधि पढ़े हैं ना हम लोग, संधि भी पढ़ लिए, व्याकरण का सारा चैप्टर आपको पढ़ा दिए, A to Z चैप्टर पढ़ा दिए। अब उसको आप प्लॉट करके उसका रिवीजन आप लोग करते रहिए, क्योंकि हम पीछे का चीज रिवीजन करवाते रहेंगे तो नया चीज हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब समय भी नहीं है कि हम नई चीज, पीछे का चीज का हम रिवीजन करवाते रहेंगे, तो उसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। बताओ बताओ, दुख को इंग्लिश में कहेंगे सौरव। सौरव मीन्स दुख, और ज्वा मीन्स खुशी। ज्वा मीन्स क्या होता है? खुशी। खुशी को ही क्या कहते हैं? डिलाइट कहते हैं। इसी को रैप्चर कहा जाता है रैप्चर या हैप्पीनेस। हैप्पीनेस होता है ना बाबू? है बाबू, बताओ। तो आप याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर बर्बाद होगा तो उसको दुख होगी कि नहीं होगी? दुख होगी। अब एक बात बताइए, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए क्या लगेगा? डेड। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी आएगा तो कमा इन्वर्टेड कमा के लिए डेड लगेगा। अब हम लोग पर्सन चेंज करेंगे। सुनो बाबू, ये एक्सक्लेम्ड जो चेंज हो गया वो किसके बदले हो गया? अल्लास के लिए, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जो भी इंटरजेक्शंस आएगा ये इंटरजेक्शंस कहलाता है। आप याद रखिएगा, अल्लास हो गया, वाउ हो गया, ये सब इंटरजेक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन हट जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ बताइए, आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे? ही। अच्छा, ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस होगा। तो इज एम आर का पास्ट टेंस क्या होता है? वाज वेयर। और रुइंड है तो रुइंड हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? चलिए अब सुनिए, इसमें ऑर्डर कमांड नहीं लगेगा। ऑर्डर कमांड इंपरेटिव सेंटेंस के लिए लगता है। किस किस लिए लगता है? इंपरेटिव सेंटेंस। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। देखो बाबू, ये तो चीज पहले भी हम लोग देखे थे कि नेगेटिव सेंटेंस डोंट या नेवर से शुरू होगा तो फॉरबिड में चेंज कर देंगे, फॉरबिड में चेंज कर देंगे, यही ना? तो देखिए, ही सेड टू द बॉय डू नॉट प्ले इन द सन। अच्छा, आप याद रखिएगा, सन का दो मीनिंग होता है। सन का दो मीनिंग होता है। वो तो SON होता है, बेटा वाला, बेटा तो SON होता है, लेकिन सन का अर्थ है सूर्य भी होता है और धूप भी होता है। सूर्य भी होता है और धूप नहीं बोलते हैं कि बहुत नहीं, सनलाइट नहीं होता है। आप याद रखिएगा, धूप का अर्थ मतलब, जैसे देखिए, डू नॉट प्ले इन द सन, तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम सूर्य में मत खेलो। यहाँ तो लाइट नहीं है तो अब कहेंगे सूर्य में मत खेलो। तो सूर्य में मत खेलो नहीं, धूप में मत खेलो। बस समझ में आया? धूप में मत खेलो। अच्छा, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं बहुत घाम हुआ है, घाम उगल रहा है। ऐसा नहीं है, आप समझिएगा। ही सैड है तो ही को ही रहने देंगे। आप याद रखिएगा बाबू, हमार रिक्वेस्टेड वर्ड का हम यूज तब करेंगे जब प्लीज और काइंडली रहेगा। अच्छा, सेज तो होगा नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो सेज हो ही नहीं सकता है। ऑर्डर भी नहीं होगा, ऑर्डर भी नहीं होगा। आप समझिए, आप समझिए बाबू। तो सबसे पहले ही हो गया, सैड टू को किसने बदल दिया? फॉरबिड द बॉय। ठीक है, आप याद रखिएगा, फॉरबिड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, बताए थे ना बाबू? फॉरबिड के साथ नॉट नहीं लगता है, फॉरबिड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सुनिए, अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो कमा इन्वर्टेड कमा है, जो कमा इन्वर्टेड कमा है, इसके बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? टू का। आया, आप याद रखिएगा कि फॉरबिड जब आएगा तो डोंट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? क्या बचा? प्ले इन द सन, तो प्ले इन द सन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ही फॉरबिड द बॉय टू प्ले इन द सन। हालांकि आप याद रखिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन चूंकि नियम ये होता है ना कि डोंट अगर लगा हो तो ऑर्डर से बेहतर किसको माना जाता है? फॉरबिड को। हालांकि यहाँ ये भी सेंटेंस सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नॉट टू लगा दिया है। ये गलत तब होता है जब यहाँ से नॉट हटा देता है। तो आप देखिए, ए को भी टिक करेंगे तभी सही होगा और डी को टिक करेंगे तभी सही होगा। अब देखिए, इसमें हुआ क्या है ना
कि इसमें अगर नॉट नहीं देता ना तो ये कंप्लीटली गलत रहता है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि नियम ये होता है कि फॉरबिड के साथ टू लगता है, ऑर्डर के साथ नॉट टू लगता है, तो ये दोनों ऑप्शन में दे दिया है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा कि बेटर अगर आप देखेंगे, जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो क्या होगा, फॉरबिड ही होगा। हालांकि ये भी आपका गलत नहीं है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन दो ऑप्शन सही थोड़ी ना कर देंगे, एक एक ना चुनना होता है, दो को थोड़ी ना चेंज करें। अब चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, देखिए इसके पहले हम लोग जो डिस्कस किए, सुनिए इसके पहले डिस्कस किए तो एक तो मिस स्पेल्ड वर्ड हम लोग डिस्कस किए जिसमें गलत स्पेलिंग दिया था। तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे कि जितने भी सही स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, आप लोग जैसे मॉडल पेपर वगैरह देखेंगे या अगर आप गाइड वगैरह रखे होंगे तो उसमें दिया रहता है, चैप्टर दिया रहता है मिस स्पेल्ड वर्ड का, जिसमें बहुत सारा आपको उसमें दिया रहेगा। जैसे कांग्रेचुलेशन का स्पेलिंग पूछ देता है कि कांग्रेचुलेशन का स्पेलिंग क्या होता है, बताइएगा क्या होता है। घबरा गया क्या जी? कांग्रेचुलेशन पूछ देता है, LATI होगा कांग्रेचुलेशन, तो ऐसे पूछ देगा कांग्रेचुलेशन का स्पेलिंग क्या होता है। देख रहे हैं, माने बड़ा बड़ा आपको वर्ड पूछ देता है कि क्या होता है। सुनो बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, प्रीपोजिशन। बताइए प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध बोधक है, संबंध बोधक क्या कहेंगे, अव्यय। प्रीपोजिशन आपका क्या होता है, जैसे फ्रॉम आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इनटू, प्रीपोजिशन है, विद, प्रीपोजिशन है, विदाउट, विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, सिंस, प्रीपोजिशन है, फॉर, प्रीपोजिशन है, बिफोर, प्रीपोजिशन है, आफ्टर, प्रीपोजिशन है, बिटवीन, प्रीपोजिशन है, अमोंग, अमोंगस्ट, सब प्रीपोजिशन। Preposition is the combination of two words, pre and position. Pre means prefix and position means place. It means preposition is a word group of word places before noun or pronoun to show its relation with other sentence. Preposition has been divided into 6 parts. नहीं, हम ये चैप्टर आपको एकदम धीरे धीरे स्लोली आपको पढ़ा चुके हैं। क्या कीजिएगा, हम दोनों जानते हैं ना, हम जानते हैं कि धीरे धीरे भी कैसे पढ़ाना है, फास्ट भी कैसे पढ़ाना है कि नहीं। ये कौन पलक है जी, कौन पलक है, तुमको क्यों बोल रही है सब पलक पलक झुकाते रहो झुकाते रहो। कहाँ बोलती है जी, सर बोलती है, तुम तो यूं ही बदनाम कर रही हो उसको। हाँ तुम नंजमा नहीं ना हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, चलिए छोड़िए वो सब बात छोड़िए। 74 से लेकर कहां तक, 80 तक क्या दिया हुआ है आपका, प्रीपोजिशन। आप याद रखिएगा बीवेयर का अर्थ होता है सावधान, साव। इसके लिए एक और वर्ड कल आपको बताया से, कॉशस है, कल एक वर्ड बताए थे ना आपको, कॉशस। आप याद रखिएगा सावधान को बीवेयर भी कहते हैं, कॉशस भी कहते हैं, अटेंशन भी कहते हैं, अटेंशन, अवेयर भी कहते हैं, अवेयर भी कहते हैं। अवेयर मतलब सावधान, अटेंशन जैसे आप लोग पीटी वगैरह करते हैं ना, अटेंशन बोलते हैं ना, सावधान विश्राम। अच्छा कॉशस का मतलब क्या होता है, सावधान। अब बीवेयर का मतलब भी सावधान होता है। अब एक बात समझिएगा, बीवेयर के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ लगता है, बीवेयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन। ऑलवेज बीवेयर ऑफ ड्यूबियस पीपल, मतलब कि जो बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते हैं, उनसे हमेशा आपको क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि बीवेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ऐसे प्रीपोजिशन का नाम होता है फिक्स प्रीपोजिशन। क्या नाम होता है, जैसे आपको बताए थे ना कि नॉन के साथ टू आता है, नॉन के साथ टू। पैसिव बताए थे ना, आई नो यू का पैसिव वॉइस क्या होता है, यू आर नॉन टू मी। तो बताइए नॉन के साथ टू आता है। प्रीफर एक वर्ड आता है, प्रीफर, इसके साथ भी क्या आता है, टू आता है। एक वर्ड आता है एडिक्टेड, एडिक्टेड ये याद रखना होता है, एडिक्टेड के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है। एडिक्टेड टू होता है, प्रीफर टू होता है, ठीक है, नॉन टू होता है, लेकिन बीवेयर के साथ टू नहीं लगता है। क्या लगता है जी, ऑफ। तो ऑलवेज बीवेयर ऑफ होगा, यानी बीवेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑफ। आप याद रखिएगा ये जो वर्ड है ना, ये हैंकर नहीं है, ये हंगर है, ये हैंकर कर दिया, हैंगर
हैंकर नहीं होता है, हंगर होता है। हंगर का मतलब भूखा, हंगर माने भूखा। आप याद रखिएगा, जो व्यक्ति धन का भूखा होता है ना, उसको बोलते हैं हंगर आफ्टर। हंगर आफ्टर, हंगर मीन्स क्या होता है? HU होता है ना जी, HUNGRY होता है। हंगर HU होगा, एगो हैंगर हो जाता है। हैंगर माने टांगने वाला, हंगर माने भूखा। आप याद रखिएगा। देखिए हंगरी माने भूख। देखिए हंगर नाउन के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं ना? नाउन के सेंस, जैसे सिंगर होता है ना, टीचर होता है ना, उसी तरह हंगर होता है। तो हंगरी आफ्टर नहीं होता है, हंगर आफ्टर होता है। ऐसे सुनो, डू नॉट हंगर आफ्टर वेल्थ। वेल्थ माने धन, हेल्थ माने स्वास्थ्य, वेल्थ माने धन। जैसे आप बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो आप याद रखिएगा, हंगर के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो आफ्टर लगता है। इसका मतलब होता है धन के पीछे पागल होना या धन का भूखा होना। कुछ लोग पैसों के पीछे पागल होते हैं ना, तो वही होता है, पैसों के पीछे पागल होना, धन के पीछे पागल होना। तो के पीछे का क्या होता है या आफ्टर। तो यहाँ हंगर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? आफ्टर लगेगा। अच्छा, डील्स जो है ना, इसके साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, समझिएगा। डील जो वर्ड है, डील वर्ड के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है। दोनों का कंडीशन आपको समझना है कि जो डील है इसका दो मीनिंग होता है और इसके साथ दो प्रीपोजिशन लगता है। सुनो बाबू, डील के साथ, जैसे नहीं बोलते हैं किसी चीज का डील करना, तो डील नहीं बोलते हैं, डील डॉन। तो डील का एक अर्थ होता है व्यापार करना है, एक अर्थ क्या होता है? व्यापार। एक डील का अर्थ होता है व्यवहार करना, व्यवहार करना। इसका दो मीनिंग होता है। सुनो बाबू, है सुनो, जब आप किसी से व्यापार करेंगे तो डील के साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा। क्या लगेगा? जब आप क्या करेंगे? व्यापार। आज जब किसी व्यक्ति से व्यवहार करेंगे तो डील के साथ क्या लगेगा? आप यहाँ पे बताइए, फ्रेंड्स का कोई व्यापार करता है क्या? फ्रेंड्स के साथ आप क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो आपको अपने दोस्तों के साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए, यानी ही डील्स, ठीक है, ही डील्स क्या होगा? विद हिज फ्रेंड्स डिसेंटली। अरे डिसेंट का मतलब नेक होता है, शरीफ। डिसेंटली का मतलब अच्छे से। अगर आप किसी के साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेंटली बोलते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ बताइए, फ्रेंड्स के साथ आप व्यापार करते हैं कि व्यवहार करते हैं? तो बताइए, यहाँ पे व्यवहार के सेंस में विद होगा कि इन होगा? हालांकि दोनों दिया हुआ है, दोनों दिया है, इन भी दिया है। और जैसे आप सुनिए, एक बात समझिए, जैसे आप देखते हैं कि इन और इनटू में अंतर होता है ना। जो गतिशील होता है उसमें इनटू रहता है और जो विरामावस्था में रहता है वो इन। जैसे सिंस फॉर में अंतर होता है कि नहीं होता है? कि नाम के साथ क्या लगता है? सिंस, और नंबर के साथ। तो दो दो प्रीपोजिशन पूछ देता है, वो डिफरेंसेस जानना चाहता है कि आप सही बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। ऑब्स्टेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। ऑब्स्टेन का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक तो गिव अप का यूज करते हैं, गिव अप का यूज करते हैं। एक वर्ड हम लोग गिव अप का प्रयोग, एक ऑब्स्टेन होता है, ऑब्स्टेन होता है, और भी वर्ड्स होते हैं इसके लिए। त्याग देना, एबेंडन। क्या होता है? एबेंडन, छोड़ देना या त्याग देना। तो ऑब्स्टेन के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है? फ्रॉम। आपको और भी बताए थे जिसके साथ फ्रॉम लगता है, जैसे सफरिंग, सफरिंग के साथ फ्रॉम। याद आ रहा है आप लोग को? रिकवर्ड है, रिकवर्ड, रिकवर्ड के साथ फ्रॉम। ऑब्स्टेन के साथ, ऑब्स्टेन के साथ फ्रॉम। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। ये चीज आपको याद रखना होता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन सही होता है। बताइए, ऑब्स्टेन के साथ फ्रॉम, ठीक है। बताइए, सफरिंग के साथ, बिवेयर के साथ नहीं, बिवेयर के साथ ऑफ, ऑफ ऑफ, बिवेयर के साथ ऑफ। याद रहेगा? देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। आप लोग तो ये बता देंगे, अगर ये भी नहीं बता पाए आप लोग तो हम समझेंगे कि आप लोग केवल यहाँ बैठ के जाते हैं। सिंस मंडे हो जाएगा? वेरी गुड जी, बिल्कुल सिंस मंडे होगा, क्योंकि मंडे आपका दिन का नाम है और नेम ऑफ डेज के साथ क्या हो रहा है जी? नेम ऑफ डेज के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, आप याद रखिएगा, नेम ऑफ डेज के साथ फ्रॉम भी आता है, लेकिन किस टेंस में आता है? किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। क्या ये सेंटेंस आपको फ्यूचर में दिख रहा है? तो क्या इसमें फ्रॉम लगेगा? फ्रॉम नहीं लगेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंस सही होगा।
आप याद, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे का मतलब हो जाएगा सोमवार से बारिश हो रही है, सोमवार से बारिश हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं। वी शुड नॉट लाफ, लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना। आप याद रखिएगा बाबू, लाफ के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो एट लगता है। लाफ के साथ क्या लगेगा, एट। सुनो, दो प्रीपोजिशन आपको याद रखना है, दो वर्ड याद रखना है, एक लुक, लुक और क्या, लुक के साथ एट लगेगा, लाफ के साथ एट लगेगा। और आप याद रखिएगा, लुक के साथ आफ्टर भी लगता है और लुक के साथ इनटू भी लगता है, सबका मीनिंग चेंज हो जाएगा। प्रीपोजिशन है, हल्ला कौन बात कर रही है जी, बात नहीं करना। यहाँ पे देखिए, लुक के साथ तीन तरह का प्रीपोजिशन लगता है, प्रीपोजिशन चेंज होगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। लुक एट का अर्थ होता है किसी चीज के तरफ देखना, की ओर देखना, की ओर देखना। जैसे लुक एट मी अगर आप कहिएगा, लुक एट मी का मतलब मेरी तरफ देख, लुक एट बोर्ड का मतलब बोर्ड की तरफ देख। तो लुक एट का अर्थ होता है किसी चीज के तरफ देखना। अच्छा, लुक आफ्टर जो है ना, इसका अर्थ होता है देखभाल करना, देखभाल करना। और लुक इनटू का अर्थ होता है जांच करना। अच्छा देखिए, आप देखिए एक ही लुक है लेकिन क्या तीनों में इसका मीनिंग सेम हो रहा है? तो ऐसे वर्ड्स का नाम दिया गया है फ्रेज। क्या नाम दिया गया है? जब कोई दो या दो से अधिक वर्ड जुड़ जाता है लेकिन इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकलता है, तो ऐसे वर्ड का अलग नाम दिया गया है इंग्लिश में, जिसे हम फ्रेज कहते हैं, और हिंदी में इसको मुहावरा या वाक्यांश कहते हैं। मुहावरा या वाक्य। आपकी बुक्स में बहुत सारा फ्रेज दिया रहता है, जैसे अकॉर्डिंग टू दिया रहता है ना, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार होता है ना। ऑल इन ऑल माने सर्वो सर्वा, लुक आफ्टर, लुक इनटू, ब्रेक इनटू, ये सब आपका फ्रेज होता है। तब बताइए बाबू, लाफ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? एट। लाफ के साथ एट लगता है। ज्ञान की कोई सीमा है? आप किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके नॉलेज का मेजरमेंट नहीं कर सकते। दुनिया में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन क्या होता है ना कि जब जैसी टॉपिक आता है वैसे चीजों को आपको क्या किया जाता है, समझाया जाता है। ये नहीं कि कोई एक चैप्टर दो चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया तो बस उतना ही जिंदगी में ज्ञान था, खत्म हो गया। नहीं, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, पढ़ाई कभी खत्म होने वाला चीज नहीं। बहुत सारा चीज है कि अभी आपको भी जानना है, हमें भी जानना है। ऐसा नहीं है कि हम भी सब कुछ जान के बैठे, लेकिन उतना जान के बैठे हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछेगा तो क्या सही होगा। नहीं, पूरा ब्रह्मांड का चीज हम ही जानते हैं, ऐसा भी नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हाँ आपके एग्जाम में जो चीज आएगा तो क्या सही होगा, उतना तो जरूर जानते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो ये चीज आप समझिए। अब वो चीज, वही चीज आपको भी जानना है, आपको भी अपने एग्जाम से रिलेटेड चीजों को ही जानना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपको यहाँ पे कोई गाय बांधना, भैंस बांधना तो नहीं सिखाएगा कि गाय कैसे बांधते हैं, भैंस कैसे बांधते हैं, है कि नहीं? चलिए यहाँ पे देखें, नेक्स्ट आता है आप लोगों को? ठीक है। हम बहुत बात सुने हैं भैंस बांधने को लेकर के। जब हम पढ़ाई करते थे उस टाइम मेरे यहाँ एक भैंस रहती थी, तो कभी कभी मेरे भाई साहब कहीं चले जाते थे तो हमको बोलते थे कि तनी बांध दिया खूंटा पर, समझ रहे हैं कि नहीं? हम जब बांधते थे तो खुला के भाग जाती थी। वो आते थे तो हम पे गुस्सा करते थे, तो गुस्सा क्या करते थे, कहते थे कि का तू पढ़ल हमरा बुझाइबा नहीं कर। समझ रहे हैं कि नहीं? अब बताइए, क्या पढ़ाई में कोई भैंस बांधना सीखता है? भाई साहब कहते थे कि ऐ सुनिए, ऐ बाबू आगे देखते हैं। नेक्स्ट 80 है सखी, 80 देखिए, व्हाट इज रॉन्ग। रॉन्ग पढ़ेंगे ना इसको जी, डब्ल्यू साइलेंट होता है बाबू। रॉन्ग मीन्स क्या होता है? गलत। राइट मीन्स सही। राइट में डब्ल्यू होता है कि नहीं होता है? रॉन्ग में डब्ल्यू होता है, राइट में डब्ल्यू नहीं। अच्छा, राइट का दो मीनिंग होता है, एक तो सही होता है, एक दाया होता है। अरे राइट, वो राइट, डब्ल्यू आर राइट ही होता है। वो तो राइटे होता है लेकिन दूसरा राइट होता है, स्पेलिंग अलग होता है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है बताइए। रॉन्ग के साथ कौन प्रीपोजिशन? विद। किसके किसके साथ विद लगेगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। विद किसके किसके साथ लगेगा? फ्रॉम। एक सेटिस्फाइड के साथ विद लगेगा,
आपको बताए थे, डीज सेटिस्फाइड बताए थे, डीज सेटिस्फाइड भी आपको बताए थे, डीज सेटिस्फाइड ये सब बताए थे ना, इसके साथ विद लगता है। नेक्स्ट देखिए, ये मॉडल एक्चुअली वर्ब है। अब सुनिए, डायरेक्शन कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, जल्दी से बताइए। यू के साथ यू शुड डू इट, यू वुड डू इट, देखिए शुड वुड इसमें नहीं लगेगा ना, आउट टू लगेगा। अच्छा एक बात समझिए, अगर शुड अगर लगेगा तो वुड क्यों नहीं लगेगा? अच्छा वुड लगेगा तो आउट टू क्यों नहीं लगेगा? तो ये तीनों एक ही कैटेगरी का है, वुड, शुड और आउट टू, लेकिन ये अलग है। अलग है कि नहीं है? आप बताइए। जैसे नीड जो होता है ना, सुनो बाबू, नीड, डियर और यूज टू, नीड, डियर और यूज टू, ये एक खानदान का है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये तीनों एक खानदान का है। तो ये कहेगा, ये तीनों कहेगा कि अगर हम नहीं होंगे तो ई काहे होगा, ई कहेगा अगर हम नहीं होंगे तो ई काहे होगा। तो इससे बढ़िया ये तीनों नहीं होगा। सही कौन होगा? यू नीड डू इट, तुम्हें इसे करने की जरूरत है या आवश्यकता है, जरूरत है या आवश्यकता है। नीड होगा बाबू, क्योंकि डिफरेंस है। देखिए आप, ये तीनों तो सेम है, तो तीनों तो ऑप्शन में होगा नहीं। नीड मॉडल एक्चुअली वर्ब नहीं होता, ये मार्जिनल एक्चुअली वर्ब्स है। इसके खानदान का है नीड, डियर और यूज टू। अगर ये तीन रहता ना तो अब कंफ्यूजन हो जाता कि क्या करें और क्या न करें। कह रहा है कि डैश हैज रूइंड हिम, कह रहा है कि शराब पीना जो है ना उसे बर्बाद कर दिया। शराब पीना उसे क्या कर दिया? तो आप बताइए, डायरेक्ट V1 कोई सेंटेंस होता है? ड्रिंकनेस नहीं होगा, ड्रिंकर भी नहीं होगा, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग हैज रूइंड हिम, शराब पीना उसे क्या कर दिया? कुछ लोग शराब पी करके क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। उनको कितना भी आप समझा लीजिए, समझाने वाला ही गधा लगता है। बेटी समझा ले, माँ समझा ले, पत्नी समझा ले, लेकिन पियक्कड़ जो होता है उसको वो अपना ही सुनता है कि नहीं? पीने से मतलब। चलिए आप बताइए, हैज के साथ दो कंडीशन है। देखिए अगर कोई टू हैव फॉर्म्स में वर्ब्स होता है बाबू, सुनो, टू हैव फॉर्म्स में वर्ब्स होता है ना, तो इसके साथ दो कंडीशन होता है। या तो इसके साथ V3 लगेगा तो सही है, या तो 2 + V1 लगेगा तो सही है। ये दो ही सेंटेंस में स्ट्रक्चर, माने दो ही स्ट्रक्चर में मीनिंग निकलता है, बाकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आप बताइए बाबू, हैज के साथ V1 लगता है, हैज के साथ V3 लगता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म सही होता है। हैज बीन वर्क भी आपका सही नहीं होगा, वर्किंग भी सही नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? टू वर्क किस फॉर्म में है बताइए? इन्फिनिटिव फॉर्म में है। इसका अर्थ हो जाएगा ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना है। आप याद रखिए, आपको ट्रांसलेशन में बताए थे, ना है, ना पढ़ता है, ना होता है, जब रहता है तो उसमें हैज टू या हैव टू + V1 का प्रयोग किया जाता है। मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे आना है, मुझे बैठना है, इस तरह का सेंटेंस हो। तो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। आप देखिए, आपको बताए थे ना कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में होना चाहिए तो सही होगा, इन्फिनिटिव फॉर्म में होना चाहिए तो सही होगा, या तो जीरंड फॉर्म में होगा तो सही होगा। जीरंड माने V4, इन्फिनिटिव माने 2 + V1। अगर ये ऑप्शन में है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। बताइए बाबू, सुनो, राइड तो इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं है, रोड भी नहीं होगा। अच्छा ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये V2 है, ये V1 है। तो इसका सही ऑप्शन आई विल लर्न राइडिंग। राइडिंग का मतलब होता है सवारी, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, समझ रहे हैं क्या? नहीं होता है, गधे की सवारी करना। गधे की सवारी कौन करता है जी? हाथी की सवारी होता है, राइडिंग होता है। चलिए चलें। गुस्सा, गुस्सा है बाबू, बताओ एंगर मीन्स क्या होता है? गुस्सा। कह रहा है कि मैंने अपने गुस्सा को कंट्रोल किया। तो आप बताइए, क्या आई के साथ हैज लगता है? गजब हाल है भाई। आप V4 का कोई टेंस होता है? सही ऑप्शन क्या होगा? बी। सुनो, आई के साथ तो हैज लगेगा नहीं, तो ये तो दूगो ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, आई के साथ डायरेक्ट V4, आज तक कोई टेंस देखे हैं जिसमें आई के साथ V4 कोई टेंस हो? V4 का टेंस तभी बनता है जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हो। इज, एम, आर + V4 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वाज, वेयर + V4 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, शैल बी, विल बी + V4
फ्यूचर कंटिन्यूस। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है, आप याद रखिए कोई भी सेंटेंस या तो इन्फिनेटिव के फॉर्म में होगा या तो जीरंड, या तो 2 + V1 के फॉर्म में सही होगा है, या तो ये जीरंड के फॉर्म में V4 के रूप में सही होगा। आप बताइए क्या वाक इन्फिनेटिव है? क्या ये इन्फिनेटिव है? क्या ये इन्फिनेटिव है? आंसर हो जाएगा सी। कोई भी वाक्य का सब्जेक्ट या तो इन्फिनेटिव के फॉर्म में होता है, इन्फिनेटिव माने 2 + V1, या तो वह जीरंड के फॉर्म में होगा माने V4। अगर ये नहीं है तो वह सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट होने के लिए या तो 2 लगेगा तो ING नहीं लगेगा, ING लगेगा तो 2 नहीं लगेगा। अगर 2 लगेगा V1 लगेगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा, V4 होगा तो जीरंड कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए बाबू देखो, वुड लाइक टू, अब बताइए 2 के साथ V1 लगता है कि क्या लगता है? 2 के साथ क्या लगता है? V1। क्या सीइंग V1 है? आंसर ये सब सी कर, ये सी सर, सी सर, सी ये सी है कि सा है जी? ऑप्शन नंबर ए कहिए। आप लोग सी कर रहे हैं, हमको लगा बोतल कह रहे हैं, सी बोतल। एंड नेक्स्ट देखिए, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब विजय, विजय है। फुटिलिटी का अर्थ क्या होता है? विजय होता है। जैसे सिंपैथी माने सहानुभूति होता है, सहानुभूति। और रिस्पेक्ट माने सम्मान होता है, सम्मान होता है। गुडनेस माने अच्छाई होता है, विजय। सही आंसर हो जाएगा फुटिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोषी, दोषी दोषी होता है। ब्लेम का मतलब नहीं बोलते हैं कि मुझे ब्लेम लगा रहा था, ब्लेम का मतलब दोष लगाना, तो ब्लेम का मतलब दोषी। एक्यूज का मतलब भी दोषी होता है। अकाउंट का अर्थ तो खाता होता है, खाता पैसा नहीं। पर्पस का अर्थ उद्देश्य होता है, उद्देश्य। रियल माने वास्तविक होता है। एक्यूज का मतलब दोषी। जो कोई कोर्ट कचहरी होता है ना, उसमें कहता है एक्यूज्ड को पेश किया जाए, एक्यूज्ड को पेश किया जाए माने दोषी को क्या किया जाए? पेश किया जाए। बोल्ड मीन्स होता है साहसी, बोल्ड मीन्स साहसी होता है, या इसी को हिम्मत वाला कहते हैं, हिम्मत वाला। बोल्ड मीन्स साहसी या हिम्मत। इसका उल्टा होगा डरपोक, डरपोक है, डरपोक। तो डरपोक इसमें से क्या होगा? स्मॉल मीन्स छोटा, स्वीट मीन्स मीठा, नेवर मीन्स कभी नहीं, और टिमिड माने डरपोक। टिमिड माने तब बोल्ड का विलोम शब्द कह रहा है, तब बोल्ड का टिमिड होता है। बोल्ड माने साहसी, टिमिड माने डरपोक। इसी का एक सिनोनिम्स होता है डिक्की, डिक्की। डिक्की का मतलब भी वही होता है, डरपोक। FOE दुश्मन। तो दुश्मन का कहाँ दिया इसमें कुछ? अच्छा एंटोनिम्स पूछ रहा है ना, तो फ्रेंड हो जाएगा। दुश्मन का क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। चलिए हम लोग जाएं ना, तुम टाइम में देखोगी 10 मिनट अभी और फिर देख रही हो जी। चलिए देखिए, तो फिर साइलेंट साइलेंट साइलेंट। देखिए नरेशन खत्म, आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स बता दिए, मिस स्पेल्ड वर्ड बता दिए। अब के 10 गो और बचा है, 10 मिनट में खत्म। हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी अभी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। क्लास नहीं ना है? जा, आप लोग का क्लास नहीं ना है, अभी हिंदी पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे बताइए, अब इसका बताना है कौन वॉइस? बताओ ना, एक्टिव वॉइस। क्या बताना है? एक्टिव वॉइस। बाय होम, बाय होम हैज मैं स्नेक। सब फाड़ दो सब तुम लोग। हाँ फाटा छूटा है। तुम ठीक हो, तुम लेट से आना, लेट से जाना, ठीक है? टाइम से मत आना है। काहे से कर रही हो? तो 8 बजे काहे निकलती हो? तो वो पहले निकलो। देखो यहाँ देखो, है सांप, सांप सांप, स्नेक। सुनो,
बाबू बाय होम हैज द स्नेक बीन किल्ड, ये पैसिव में सेंटेंस दिया हुआ है, हमको एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव होगा हु हैज किल्ड द स्नेक, हु हैज किल्ड द स्नेक, कौन सही है जी? सी, आंसर सी हो जाएगा, हु हैज किल्ड द स्नेक। देखिए जब वाक्य का सब्जेक्ट हु होता है तो पैसिव में इसे बाय होम में चेंज कर दिया जाता है, पैसिव में किस में चेंज कर देते हैं? आप याद रखिएगा पूरे क्वेश्चन वर्ड में एक वर्ड चेंज होता है, हु चेंज हो जाता है बाय होम में, बाकी वाई को वाई, वाट को वाट, वेन को वेन, वेयर को वेयर, सबको सेम रखेंगे, हाउ को हाउ लिखेंगे, लेकिन हु को किस में चेंज कर देंगे? बाय होम में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है जी एक्टिव वॉइस बताना है। अच्छा बाई किसी में लगा है तो वो कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव। द प्राइज कैन बी ओन बाय हिम, तो है ही कैन विन द प्राइज होगा, कौन सा ऑप्शन सही है जी? ही कैन विन द प्राइज, ये है ना, ये हो जाएगा। अब समझिए कैसे चेंज होगा, द प्राइज है तो क्या हो जाएगा? द प्राइज। कैन का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी लगता है ना जी, मॉडल एक्जुएटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस बी3 का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 13 आपको पैसिव में पढ़ाए थे, 13 रूल नंबर 13 पैसिव में पढ़ा चुके हैं। बीइंग लगा है तो B4 देख लीजिए, बीइंग लगा है तो B4 देख लीजिए, बाकी इधर उधर ताक झांक का कोई जरूरत नहीं, बाकी सब गलत है। बीइंग लगा तो B4 ढूंढ लेना है और बाकी को काट के आगे बढ़ जाना है, कोई दिक्कत? अगर पैसिव कह रहा है हेल्प, जहां दिखा वाज वेयर देख लेना है, हेल्प माने V2, वाज वेयर देख लेना है, बाकी सब गलत है, समझ रहे हैं ना? पैसिव कह रहा है तो दी ओल्ड मैन के साथ वाज लगेगा, बस सी आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा जब आपको ट्रिक पता रहेगा ना तो इतना देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, माने मुश्किल से आपको 2-4 सेकंड लगेगा इसको बनाने में, 2 से 4 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है बनाने में। चलिए देखिए इसमें देखिए लेट के साथ बी आपको अच्छा बी तो इसमें पैसिव में दिया है ना, तो लेट से जो सेंटेंस शुरू होगा या V1 से जो शुरू होगा वही सही होगा। कह रहा है कि लेट द पुअर नॉट बी इंसल्ट, तो डू नॉट हो जाएगा, यहाँ नॉट लगा है बाबू, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, बाकी सब गलत हो जाएगा। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्ट, गलत कर दिया है, नॉट यहाँ लगेगा। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड होता है, बी बाद में आएगा नॉट पहले आएगा, इसमें गलत दिया हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं? सही होगा डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इंसल्ट का अर्थ होता है अपमान करना, अपमान करना, और रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, सम्मान का उल्टा शब्द होता है अपमान। आगे बढ़े, देखो बाबू माई ब्रदर इज टू पेंट द प्लांट है जी, सुनिए टू बी जहां दिखेगा सही हो जाएगा, जहां टू के साथ बी दिखेगा सही हो जाएगा। सुनो इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू बी प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा द ट्री इज टू बी प्लांटेड बाय माई ब्रदर। सुनो बाबू इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बताए थे ना, टू बी प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है, टू बी प्लस B3। नेक्स्ट देखिए क्या कर, खत्म हो गया, खत्म। सुनो रोज अखबार पढ़ो, रोज अखबार पढ़ो, तो क्या बोलेंगे? रीड द न्यूज़पेपर डेली, रीड द न्यूज़पेपर डेली। अच्छा कह रहा है कि रीड द न्यूज़पेपर डेली, डेली न्यूज़पेपर रीड, गलत है कि नहीं? ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। वह जो कहता है सही है, व्हाट ही सेज इज राइट, बी आंसर हो जाएगा, व्हाट ही सेज इज राइट। नेक्स्ट देखिए गलती करना मानव का क्या है? स्वभाव है, गलती करना मानव का स्वभाव, जिसे आप लोग का भी स्वभाव, हम कहते रह जाएंगे, हल्ला मत कीजिए। टू एरर इज ह्यूमन, ERR, एरर मतलब गलती, दोनों होता है, शॉर्ट में इसको एरर लिख देते हैं।